पूरा नाम है इनका नाइट्रोजन युक्त क्षारीय विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नया बहुत ही रोचक टॉपिक, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण। देखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड शब्द आपने पहले सुना हुआ है, क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल नाम के अध्याय में ये दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, ये असल में है क्या? ये न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई होती है, मोनोमर है ये खुद में 3 इकाइयों का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में 3 इकाइयां भाग लेती हैं। एक है नाइट्रोजन क्षार, एक है पेंटोज शर्करा और एक होता है फास्फोरिक अम्ल। यानी ये तीनों इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ये एकमात्र ऐसा सूक्ष्म अणु है जो 3 इकाइयों से मिलकर के बना होता है, इसीलिए हम इसे जटिलतम सूक्ष्म अणु कहते हैं। अब ध्यान देते हैं हम इसके संश्लेषण पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में प्रश्न आता है, तो बने रहिएगा अंत तक लेक्चर में मेरे साथ, और कम से कम नीट का एक प्रश्न आप जरूर घर लेकर के जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 चीजों से होता है, जिनका नाम है नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। लेकिन ये जुड़ते कैसे हैं और कैसे ये निर्माण करते हैं, तो इसको जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले आरंभ करता हूं मैं न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजन क्षार से। नाइट्रोजन क्षार क्या है असल में? जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें नाइट्रोजन क्षार मतलब ये क्षारीय पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। पूरा नाम है इनका नाइट्रोजन युक्त क्षारीय विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी ये वलय के बने हुए, यानी इनमें वलय संरचना पाई जाती है, और किसी वलय को हम तब विषम चक्रीय कहते हैं जब उस वलय के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यानी ये ऐसे नाइट्रोजन युक्त क्षारीय पदार्थ होते हैं जिनमें विषम चक्रीय वलय पाई जाती हैं। देखिएगा, जब भी ये पदार्थ आपने पढ़े होंगे तो इसके 2 प्रकार अक्सर आपको बताए जाते हैं। एक है प्यूरीन और दूसरा होता है पैरामिडीन। प्यूरीन की बात करते हैं तो प्यूरीन एक डबल रिंग्ड यानी 2 वलय वाली संरचना है, यानी इसमें 2 वलय पाई जाती हैं, जिनके अंदर कुल सदस्यों की संख्या होती है 9, यानी 9 पोजीशंस पे इसमें अलग अलग प्रकार के एटम पाए जाते हैं। कौन कौन से परमाणु पाए जाते हैं? याद रखने का बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूं। 1 से लेकर के 9 पोजीशन तक यदि हम सारी पोजीशन को देखें तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, 5th, 7th और 9th ये जो पोजीशंस हैं, ये कौन सी हैं? ये विषम पोजीशंस होती हैं। तो सारी विषम पोजीशंस पर नाइट्रोजन होता है, केवल 5वीं पोजीशन को छोड़कर। अर्थात जो बची हुई सम पोजीशंस हैं, कौन सी? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और साथ में 5वें नंबर की पोजीशन पे क्या होगा? कार्बन, और बाकी की पोजीशन पे 4 पे नाइट्रोजन होगा। इसी प्रकार से यदि हम पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन एक वलय वाली संरचना होती है, यानी उसमें 2 वलय, इसमें एक ही वलय पाई जाती है, और इस वलय में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें यदि हम पोजीशन दें 1 से लेकर के 6 तक तो इसमें 1, 3 और 5 ये 3 विषम स्थितियां हैं, 2, 4 और 6 ये सम स्थितियां हैं। तो इनमें भी वही याद रखना है। याद रखने का ये तरीका है कि सारी विषम पोजीशंस पर, यानी 1, 3, 5, जिसमें से 5 को छोड़ दीजिएगा, यानी 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या होगा? नाइट्रोजन, यानी 2 पोजीशंस पे नाइट्रोजन होगा, बाकी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर इन पोजीशंस पे कार्बन होगा। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की संरचनाएं अक्सर नाइट्रोजन क्षार में आपको पढ़ाई जाती हैं, प्यूरीन और पैरामिडीन। अब ये प्यूरीन और पैरामिडीन को भी हम थोड़ा सा और डिटेल कर लें, ये कैसी होती हैं, संरचनाएं कैसी हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड की संरचना। देखिएगा, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले प्यूरीन संरचना की। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, प्यूरीन संरचना मैंने बताई थी, इसमें 9 पोजीशंस हैं और 2 वलय हैं। तो देखिएगा, ये मैंने एक संरचना बना रखी है, इसको हम प्यूरीन संरचना कहते हैं। इसमें 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पर तो मैंने नाइट्रोजन लिखे हुए हैं। बाकी पोजीशन देखिएगा, 2nd नंबर, 4th, 5th, 6th, 8th इन पोजीशंस पे कार्बन है, यानी ये विषम चक्रीय संरचना हुई। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्यूरीन। अब लेकिन आप एक और बात यहां समझ लीजिए कि प्यूरीन की स्केलेटल संरचना है, मतलब ये कि इसमें जैसे कार्बन देख रहे हैं आप, इसकी 2 ही संयोजकताएं दिख रही हैं आपको, लेकिन कार्बन की तो 4 संयोजकताएं होती हैं। तो बच्चों, बाकी 2 संयोजकताओं पर क्या होगा? बाकी 2 संयोजकताओं पर यहां पर हाइड्रोजन होगा।
ऐसे ही नाइट्रोजन की तो 3 संयोजकताएं होती हैं, तो यहां 2 ही दिखा रखी हैं। तो बाकी जो संरचनाएं खाली हैं, बाकी जो संयोजकताएं खाली हैं, उन स्थानों पर क्या होगा, हाइड्रोजन लगे होंगे। यहां मैंने ये दिखाई नहीं है। अब मैं आगे आपको बातें बताता हूं। देखिए, आपको जब भी आपके सर ने कभी पढ़ाया होगा तो आपको यह पढ़ाया गया होगा कि प्यूरीन 2 प्रकार के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। यानी कोई आपसे पूछे कि एडेनिन और ग्वानिन क्या है, तो आप बोलते हैं प्यूरीन होता है। तो इससे हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है बात कि शायद प्यूरीन केवल 2 ही होते हैं। तो पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं, प्यूरीन अनेकों हैं प्रकृति में। हम यहां पर 2 ही प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड हैं, उनमें केवल एडेनिन और ग्वानिन, यही 2 प्यूरीन पाए जाते हैं। अर्थात एक और बात यहां पर आपको समझ लेनी है, क्या कि जब आपको यह बताया गया कि एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन होते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, ये सही नहीं है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा हुआ है एडेनिन और ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरीन होते हैं। मींस सिर्फ प्यूरीन नहीं बोला गया, प्रतिस्थापित प्यूरीन होते हैं। तो ये प्रतिस्थापित प्यूरीन शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझना जरूरी है। प्रतिस्थापित क्यों लिखा गया है, अब देखिएगा ध्यान से। एडेनिन का नाम देखिएगा, एडेनिन को बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरीन। मतलब क्या इस बात का? इस बात का अर्थ यह है कि ये जो प्यूरीन संरचना है, इसमें 6 नंबर पर यदि आप क्या लगा दें, अमीनो ग्रुप लगा दें, तो ये बन जाएगी संरचना क्या, एडेनिन। तो एडेनिन असल में प्यूरीन नहीं बल्कि प्रतिस्थापित प्यूरीन है। यानी 6वें कार्बन पर लगी हुई अवस्था में एक हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर दे, कौन प्रतिस्थापित कर दे, अमीनो समूह, तो बन जाता है प्यूरीन। ऐसे ही पैरामिडिन, ऐसे ही प्यूरीन में ग्वानिन की बात करते हैं। तो देखिए, ग्वानिन का नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन। मतलब क्या है, अब इसमें 2 जगह पर प्रतिस्थापित होगा, तब बनेगा क्या, तब निर्माण होगा किसका, ग्वानिन का। कैसे? यानी 2nd नंबर पे तो अमीनो चाहिए और 6वें नंबर पर ऑक्सी चाहिए। यानी अब मैं इस वलय को चेंज करूं, इसमें प्रतिस्थापन हटाऊं, तो देखिएगा मैं क्या बताऊंगा। यदि इस प्रतिस्थापन को हटा दूं मैं, तो देखिएगा अब हमें क्या करना है, 2nd नंबर पे तो क्या लगेगा, अमीनो समूह, और 6वें नंबर पे क्या लगा दें, ऑक्सी समूह। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन, अब से आप इनको प्यूरीन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित प्यूरीन कहेंगे। ओके, तो ये कहानी है किसकी, प्यूरीन की। अब लेकिन एक और नाइट्रोजन क्षार मैंने बताया था पिरिमिडीन, उसको भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। देखिएगा, अब बात करता हूं मैं पिरिमिडीन की। तो पिरिमिडीन मैंने बताया था 6 सदस्य की संरचना और 1 वलय वाली संरचना है। इसमें भी वही नियम याद रखना है आपको, सारी विषम अवस्थाओं में नाइट्रोजन है 5वें को छोड़कर। यानी 1 से 6 में देखें 1, 3, 5, ये 3 पोजीशन विषम है। तो इन 3 विषम अवस्थाओं में से 1 नंबर और 3 नंबर पर तो क्या है, नाइट्रोजन, और बाकी अवस्थाओं पर 2nd, 4th, 5th, 6th पर क्या है, कार्बन। यानी ये भी एक विषम चक्रीय संरचना हुई। अब इसमें भी जब आपको कई बार पढ़ाया जाता है तो यह बता दिया जाता है कि साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ये 3 पिरिमिडीन होते हैं। तो यहां पर भी मैं वही बात आपको बता दूं कि ये असल में 3 ही पिरिमिडीन नहीं है। इस संरचना में प्रतिस्थापन से और बहुत सारे पिरिमिडीन भी बनते हैं, लेकिन वो हम यहां पर नहीं पढ़ते, हम ये सिर्फ 3 ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले पिरिमिडीन है वो 3 है। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से आपको यह समझना है कि ये जो संरचना पिरिमिडीन है, इसमें जो आप नाम ले रहे हो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ये पिरिमिडीन नहीं बल्कि इनको भी हम प्रतिस्थापित पिरिमिडीन कहेंगे। प्रतिस्थापित पिरिमिडीन का मतलब क्या है, इसके अंदर भी उसी प्रकार से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है विभिन्न समूहों से, तो इनका निर्माण होता है। कैसे? जैसे साइटोसिन का नाम देख रहे हैं, 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्यूरिन। यानी इसमें 2nd नंबर पे मैं ऑक्सी ग्रुप लगा दूं और 4th नंबर पे क्या लगा दूं, अमीनो ग्रुप लगा दूं, तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है साइटोसिन। तो साइटोसिन का निर्माण कैसे होगा, इसमें 2 जगह पर प्रतिस्थापन होगा तब इसका निर्माण होगा साइटोसिन का। अब ऐसे ही हम यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल को बोलते हैं 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन।
2O4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन का मतलब क्या है? मतलब ये कि यहां पर फोर्थ पोजीशन पे भी ऑक्सी ग्रुप ही लगा होगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यूरेसिल। उसी प्रकार से थाइमीन की बात करें तो थाइमीन बनता है 3 जगह पर प्रतिस्थापन से, यानी 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। मींस 2 नंबर और 4 नंबर की पोजीशन पे तो ऑक्सी ग्रुप लगा ही होगा, यहां पर 5th पोजीशन पे मिथाइल समूह यानी CH3 समूह लग जाएगा, तो निर्माण हो जाएगा किसका? थाइमीन का। तो थाइमीन और यूरेसिल में यहां देखिए सिर्फ किसका अंतर है? इस 5 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसीलिए थाइमीन का नाम होता है क्या? मिथाइलेटेड यूरेसिल। यानी यूरेसिल में सिर्फ एक मिथाइल जोड़ दे तो निर्माण हो जाता है किसका? थाइमीन का। ओके, तो इस प्रकार से ये तो हुए क्या? नाइट्रोजन क्षार। अब हम इसकी दूसरी इकाई की बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पेंटोज शर्करा। देखिए पेंटोज शर्करा क्या है? 5 कार्बन वाले एल्डोज मोनोसैकेराइड होते हैं ये, मतलब ये इनमें एल्डिहाइड समूह होता है, 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड होते हैं। ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं उनका एक जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और उतने ही कार्बन के बराबर के ऑक्सीजन होते हैं। तो ये चूंकि 5 कार्बन वाले हैं तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O5, ये सूत्र हो जाएगा इनका। अब देखिएगा ये 2 प्रकार की शर्करा हैं, एक है राइबोज शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम इसकी संरचना देखें राइबोज शर्करा की, तो ये पेंटागोनल संरचना होती है। इसके अंदर 4 पोजीशंस पे तो कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो 5वां कार्बन है वो रिंग के बाहर होता है। तो इस प्रकार की इसकी राइबोज शर्करा की संरचना होती है। इसमें भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, हर जगह पर कार्बन की 2 वैलेंसीज तो दिख रही है, बाकी 2 वैलेंसीज पर क्या? H और OH जुड़े हुए हैं। हर कार्बन पर बाकी 2 वैलेंसीज पर H और OH जुड़े हुए हैं। तो ये संरचना आपने पढ़ी होगी, राइबोज शर्करा की संरचना है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो होती है उसका सूत्र होता है C5H10O4, यानी एकमात्र ऐसा मोनोसैकेराइड है जो CnH2nOn नियम का पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक देखा जाए तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से कम है, इसीलिए तो इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। एक ऑक्सीजन इसमें से डी हो गया, मतलब निकल गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, नीट में भी आया हुआ प्रश्न है कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा के कौन से कार्बन पर अंतर पाया जाता है? तो ये कार्बन है 2nd नंबर का कार्बन। क्या डिफरेंस है देखिएगा, इसमें राइबोज शर्करा में 2nd कार्बन की एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन और एक पर OH है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज शर्करा में दोनों वैलेंसीज पर, दोनों संयोजकताओं पर 2nd कार्बन पर H जुड़ा हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन की कमी है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की क्या हो जाती हैं? शर्कराएं हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी इकाई की, तो इसकी तीसरी इकाई होती है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल जानते हैं H3PO4 होता है। कैसे बनता है ये? एक फास्फोरस के ऊपर 3 वैलेंसीज पर तो 3 एल्कोहलिक समूह यानी OH समूह जुड़े होते हैं, और एक पर क्या है? बाकी 2 वैलेंसीज पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये हो गई फास्फोरिक अम्ल की संरचना। अब हम बात करते हैं कि भाई इन तीनों संरचनाओं के मिलने से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता कैसे है? ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से ही प्रश्न आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें क्रम है, सबसे पहले नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा आपस में जुड़ते हैं। कौन से बंध द्वारा? इस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बनता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये पेंटोज शर्करा, इसके पहले कार्बन पर यहां OH जुड़ा हुआ है, और ये N2 बेस है, यहां नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार के नाइट्रोजन के ऊपर जो H है और पेंटोज शर्करा का जो OH है, इन दोनों के बीच से यहां से क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। और जब भी किसी बंध निर्माण में H2O निकलता है तो ऐसे संश्लेषण को अपन निर्जलीकरण संश्लेषण कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण निर्जली संश्लेषण क्रिया है, निर्जलीकरण संश्लेषण क्रिया है, इसमें H2O निकलता है। और ऐसे बंधों को जो H2O निकलने के बाद बनते हैं उन्हें हम निर्जलीकृत बंध कहते हैं। यानी N2 बेस और पेंटोज शर्करा के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? वहां बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये दोनों इकाइयां अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएंगी, इन दोनों इकाइयों के मिलने से केवल न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए तीसरी इकाई यानी फास्फोरिक अम्ल का भी जुड़ा होना आवश्यक है। वो कैसे जुड़ती है? तो वो जुड़ेगी पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन पर, और पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन पर जो OH पाया जाता है उसके साथ में जब कोई दूसरा एसिड जुड़ता है, फास्फोरिक एसिड, तो एसिड और अम्ल के बीच होने वाली क्रिया को बोलते हैं अपन क्या? उसको बोलते हैं एस्टरीकरण। तो यहां पर भी एक H2O निकलता है, देखिएगा ये OH का H चला जाता है और इसका OH चला जाता है, इनसे क्या निकलता है? इनसे एक H2O का निर्माण हो जाता है। यहां पर भी H2O निकलेगा, यानी एस्टर बंध के निर्माण के दौरान भी एक H2O का निष्कासन होता है, यानी इस बॉन्ड को भी हम निर्जलीकृत बंध कहेंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों इकाइयों के मिलने से संश्लेषण होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण के दौरान क्या क्या हुआ, दोबारा फिर समझ लीजिएगा। नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा, यानी पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा, किससे? ग्लाइकोसिडिक बंध से, एक H2O निकलेगा। पेंटोस शर्करा के 5th कार्बन पर क्या जुड़ेगा? H3PO4, वहां पर क्या बनेगा? एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और यहां पर भी एक H2O रिलीज होगा, यानी एक न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में 2 H2O रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए जब ये तीनों इकाइयों का संघनन होता है तो फाइनली अंततः इनसे किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पेंटोस शर्करा और N2 बेस के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, देखिएगा H2O निकलेगा यहां, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर देखिएगा, यहां पर पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन पर जब ये फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा तो यहां से भी एक H2O निकलेगा, यहां बनेगा फॉस्फोएस्टर बंध। तो इस प्रकार से यदि हम पेंटोस शर्करा और N2 बेस 2 इकाइयों को लें तो इन दोनों को मिलाकर के तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक एसिड तीनों इकाइयों को ले लें तो इसको मिलाकर के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता है। उम्मीद करता हूं आपने न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण को आसानी से पढ़ लिया और समझ लिया होगा, और मैं मानता हूं कि कम से कम एक क्वेश्चन नीट में आपका पक्का हो गया। जय हिंद, थैंक यू।